हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले लेक्चर के अंदर हेडिंग डाइजेशन ऑफ फूड में हमने डिफरेंट एंजाइम्स का काम पढ़ा था। कौन सी जगह पर वो काम करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। जैसे जनरली ज़्यादातर एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, बकल कैविटी वाले पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है किस तरह से कंप्लीट होती है उसके बारे में आगे हमें स्टडी करना है। तो डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले जो माउथ वाला हमारा पार्ट है, बकल कैविटी वाला जो हमारा पार्ट है, उस बकल कैविटी के अंदर फूड मटेरियल में सलाइवा को मिलाया जाता है। दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाएगा और उस भोजन के अंदर सलाइवा को या लार को मिलाया जाएगा, जिससे भोजन एक लुगदी के समान संरचना में बदल जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम बॉलस कहते हैं। बॉलस का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर ये याद रखना है, हमने पढ़ा था सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का उसका आंशिक पाचन हो चुका होता है। यानी सबसे पहले पाचन जो स्टार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके बाद जो बॉलस है फेरिंग्स भाग से ईसोफेगस भाग से किस भाग में आ जाता है, स्टमक वाले भाग के अंदर। स्टमक वाले भाग के अंदर उस भोजन की प्रोसेस होती है, उस भोजन के अंदर एसिड मिलाया जाता है, HCl मिलाया जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक वाले भाग से स्टार्ट होता है। कुछ डिफरेंट टाइप की विशेष प्रकार की सेल्स स्टमक में पाई जा रही है, जैसे ऑक्जेंटिक सेल है, वो HCl का सिक्रेशन करती है। HCl क्या वर्क करता है, फूड मटेरियल में जो भी बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करेगा, फूड मटेरियल को और स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करेगा। इसके बाद उसमें जो है स्टमक द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, जैसे रेनिन एंजाइम को उसके अंदर मिलाया जाएगा, पेप्सिन जो एंजाइम है उसको उसके अंदर मिलाया जाएगा, और स्टमक वाले पार्ट के अंदर इसका डाइजेशन होता है प्रोटीन का। अब जो मूवमेंट हुआ है बॉलस वाले पार्ट का बकल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस, तो यहाँ एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यानी एक बार संकुचन, एक बार फैलना, एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट होना ग्रसिका का, ईसोफेगस का, फिर फैलना। इस तरह का जो मूवमेंट है इससे बॉलस नीचे आता है, आमाशय तक पहुंचेगा। और इस तरह के मूवमेंट को क्रमाकुंचन गतियाँ, हिंदी में क्रमाकुंचन गति बोला जाता है और इंग्लिश में इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड मटेरियल है वो फेरिंग्स ईसोफेगस से होकर स्टमक के अंदर आते हैं। इसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल है उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। सारा डाइजेशन जो है लास्ट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ड्यूडोनम पार्ट है, एक जेजुनम पार्ट है, एक इलियम पार्ट है। अधिकांश जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम वाले पार्ट में होती है। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इलियम पार्ट के अंदर संपन्न होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, लीवर से वाइल सॉल्ट्स या वाइल जूस आता है, वो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। बाइल मेनली फैट के डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम भाग के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है उसको ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जाएगा, फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है। अनअब्जॉर्ब जो मटेरियल है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू किस में भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है उसे किसके अंदर भेज दिया जाता है, रेक्टम वाले पार्ट के अंदर। और रेक्टम वाले पार्ट से एनस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को
समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होगा, जो भोजन को चबाने की और मिक्स उसमें लार मिक्स करने की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर संपन्न होती है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी। सबसे फर्स्ट जो बकल कैविटी है उसमें च्यूइंग किया जाएगा, भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। एंड मिक्सिंग ऑफ सैलाइवा इन फूड। दांतों की सहायता से बकल कैविटी में भोजन को चबाया जाता है और जो सैलाइवरी ग्लैंड से जो सैलाइवा सिक्रेट हुआ है उस सैलाइवा को फूड मटेरियल के अंदर मिक्स किया जाता है। भोजन को चबाने का काम, उसमें सैलाइवा को मिलाने का काम किसके अंदर संपन्न होता है, बकल कैविटी, हिंदी में जिसे मुख गुहा कहते हैं, उसके अंदर संपन्न होगा। इसके बाद सैलाइवा का जो म्यूकस है वो फूड मटेरियल को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, भोजन के कणों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, जिसके कारण जो फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, बॉलस के अंदर। जब फूड मटेरियल में सैलाइवा मिलता है, सैलाइवा के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं क्या पाया जा रहा है, म्यूकस पाया जा रहा है, श्लेष्मा पाया जा रहा है। तो ये म्यूकस क्या करेगा, उस फूड मटेरियल के अंदर मिक्स होगा और उसके कणों को आपस में चिपका देता है, जिससे फूड मटेरियल का जो फॉर्म बनेगा उसे बॉलस कहा जाता है। अब बॉलस के रूप में भोजन आगे मूवमेंट करेगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर किस में जाता है, स्टमक में। अब बकल कैविटी के अंदर सैलाइवा में हमने पढ़ा है कि सैलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। सैलाइवा में जो एंजाइम उपस्थित है उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। सैलाइवा के अंदर प्रेजेंट एंजाइम है एमाइलेज, और एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले फूड मटेरियल के किस भाग का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है उसका डाइजेशन होगा। और लगभग 30% जो पाचन है वो इसके अंदर संपन्न होगा। 30% जो स्टार्च है उसको किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, माल्टोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है। यानी सैलाइवा के अंदर एंजाइम उपस्थित है एमाइलेज, वो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा और लगभग 30% स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। यानी बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% पाचन होता है। ये डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद फूड मटेरियल किसके अंदर आएगा, बॉलस फेरिंग्स में, फेरिंग्स से किस में आएगा, ईसोफेगस में। और फेरिंग्स और ईसोफेगस में जब फूड मटेरियल जाता है, फूड मटेरियल जब नीचे की ओर गमन करेगा तो एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है ईसोफेगस के अंदर। उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट, हिंदी में इन्हें बोला जाता है क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियां यानी जो ये भाग है, माउथ वाला पार्ट है फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस। इस ईसोफेगस वाले पार्ट में एक बार ये ईसोफेगस वाला पार्ट फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। इस तरह के जो मूवमेंट होंगे इस ईसोफेगस वाले पार्ट में, उन मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गतियां। और इन गतियों की सहायता से फूड मटेरियल किसके अंदर एंटर होगा, फिर स्टमक वाला जो पार्ट है वहां पर एंटर हो जाता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो पढ़ा था कि स्टमक और ईसोफेगस के बीच एक वॉल्व पाया जाता है। यहाँ पर एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वॉल्व जो पाया जा रहा है उसे बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। जो वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होगा उस वाले वॉल्व को किस नाम से जाना जाता है, कार्डियक
स्फिंक्टर, या इसी वॉल्व को, कार्डियक जो स्फिंक्टर है, इसी वॉल्व को किस नाम से और जाना जाता है? लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ईसोफेगल के नीचे तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वॉल्व जो है क्या करता है? ये वॉल्व ईसोफेगस से फूड मटेरियल को स्टमक में आने देगा, लेकिन स्टमक से वापस किसके अंदर नहीं जाने देगा? ईसोफेगस के अंदर नहीं जाने देगा। तो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल जाएगा, किस मूवमेंट के द्वारा ये प्रोसेस होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये प्रोसेस होगी, क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा, जिसमें ईसोफेगस की जो मसल्स हैं या पेशियां हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार संकुचित होती है, एक बार रिलैक्स होती है, एक बार फैल जाती है। तो जिसके कारण फूड मटेरियल या बॉलस नीचे की ओर, स्टमक की ओर मूवमेंट करेगा। और इसको कंट्रोल करने का काम, फूड मटेरियल मूवमेंट जो इसको कंट्रोल करने का काम कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा या लोअर ईसोफेगियल जो स्फिंक्टर पाया जा रहा है उसके द्वारा, या इसी का नाम है कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके द्वारा किया जाता है। ये जो स्फिंक्टर है, ये वॉल्व है, इस फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसके बाद फूड मटेरियल किसके अंदर आ गया? स्टमक के अंदर। यहाँ बॉलस बना, यहाँ पर बॉलस का फॉर्मेशन हुआ, बॉलस फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से किस पार्ट के अंदर आ जाएगा? स्टमक वाले पार्ट के अंदर ये फूड मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। ये फूड मटेरियल का मूवमेंट है, नीचे की ओर मूव करेगा और किस पार्ट के अंदर आ जाता है? स्टमक वाले पार्ट के अंदर ये बॉलस एंटर कर जाएगा। स्टमक वाला जो पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले तो स्टमक वाले पार्ट के अंदर इसके अंदर 3 टाइप के सिक्रेशन होते हैं। स्टमक वाले पार्ट में 3 टाइप के सिक्रेशन होंगे। स्टमक में कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं? फर्स्ट सिक्रेशन जो है स्टमक का, फर्स्ट सिक्रेशन को बोला जाता है, इसके द्वारा सिक्रेशन होगा गैस्ट्रिक म्यूकस का। गैस्ट्रिक म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। गैस्ट्रिक जो पार्ट है वो स्टमक को बोलते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रेशन होगा। सेकंड जो इसके द्वारा सिक्रेशन किया जा रहा है स्टमक वाले भाग के द्वारा, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का एक सिक्रेशन किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाएगा स्टमक वाले पार्ट में। यहाँ पर एक गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रेशन होगा, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होगा। इसके अलावा किसका सिक्रेशन किया जाता है? HCl का। तो 3 तरह के सिक्रेशन है जो फूड मटेरियल में स्टमक वाले पार्ट के अंदर मिलते हैं। पहला गैस्ट्रिक म्यूकस, दूसरा है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा इसके एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। एक्टिव फॉर्म इसकी होती है पेप्सिन, जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, और तीसरा किसका सिक्रेशन होता है? HCl का सिक्रेशन होगा। जो म्यूकस है या गैस्ट्रिक म्यूकस है, गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम म्यूकस सेल्स कहते हैं। यानी म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है, इसलिए उन्हें म्यूकस सेल्स के नाम से जाना जाता है, या इन्हें फोवियोलर सेल्स भी बोला जाता है। ऐसी सेल जो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी उन्हें म्यूकस सेल या फोवियोलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। फोवियोलर सेल्स के द्वारा इनका क्या किया जाएगा? सिक्रेशन किया जाता है। म्यूकस सेल या फोवियोलर सेल जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। पेप्सिनोजन एंजाइम को जो HCl है वो इसके एक्टिव फॉर्म में बदलता है, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? पेप्सिन होती है। प्रोएंजाइम के रूप में सिक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, इसको इसके एक्टिव फॉर्म में बदलने का काम HCl के द्वारा किया जाता है। एसिडिक एटमॉस्फेयर में ये चेंज होगा। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें इन्फेंट जो बेबी होते हैं, इन्फेंट नवजात जो शिशु हैं, नए जो बच्चे उत्पन्न होते हैं या बच्चे जो होते हैं, सिंपल वे में हम बोलें तो इन्फेंट बेबी के अंदर क्या होता है? एक विशेष एंजाइम और पाया जाता है रेनिन। और रेनिन भी किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन। जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है
उसके डाइजेशन में इस रेनिन एंजाइम के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये केवल इन्फेंट्स के अंदर मिलेगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम पाया जाएगा। बाकी एडल्ट के अंदर केवल प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम मिलता है, पेप्सिन। इन्फेंट के अंदर क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि वो केवल किस पर डिपेंड करते हैं, मिल्क पर। मिल्क पीते हैं, फूड मटेरियल वो लेते नहीं है, तो मिल्क के प्रोटीन को पचाने के लिए उनके अंदर रेनिन एंजाइम जो है वो भी इस स्टमक वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है। एडल्ट के अंदर केवल पेप्सिन एंजाइम मिलेगा, पेप्सिन एंजाइम केवल एडल्ट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद ये जो HCl है, इसका सिक्रेशन स्टमक वाले पार्ट में एक विशेष प्रकार की सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल। जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं उनके द्वारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन किया जाता है। स्टमक वाले पार्ट में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रेट होता है। HCl का भी डिफरेंट वर्क है, जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह है फूड मटेरियल में उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा HCl क्या करता है, भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। पेप्सिन ओजन को किस में चेंज करता है, पेप्सिन के अंदर चेंज करता है। और जो HCl है उससे बचाने के लिए, HCl के प्रभाव से स्टमक को कोई हार्म नहीं हो, इसलिए एक लेयर स्टमक में पाई जाती है जिसमें म्यूकस सिक्रेट होता है। तो म्यूकस इसमें चारों तरफ मिलेगा, श्लेष्मा मिलेगा स्टमक में, अंदर की सतह पर म्यूकस मिलेगा, और ये म्यूकस HCl के प्रभाव से स्टमक को बचाने में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पर डाइजेशन हुआ स्टमक वाले पार्ट के अंदर, मेनली किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का। ये ध्यान रखना है, बक्कल कैविटी के अंदर तो किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किसके अंदर संपन्न हो रहा है, स्टमक वाले पार्ट के अंदर। और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, स्टमक से ये फूड किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी नीचे स्ट्रक्चर जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी। तो जो फूड मटेरियल है वो किसके अंदर मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है, कुछ समय के लिए फूड मटेरियल को रखा जाता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक उसका डाइजेशन किया जाएगा, उसको मथा जाएगा, उस मूवमेंट होंगे स्टमक में, और उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हमने पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, पार्ट पाए जा रहे हैं। उन सबसे पहले ड्यूडेनम वाले पार्ट में, फिर जेजुनम, फिर लास्ट जो पार्ट है इलियम वाले पार्ट के अंदर एंटर होगा। मैक्सिमम जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, यानी लास्ट जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेस इसमें होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी मैक्सिमम। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होगा। ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। इसके बाद डिफरेंट डक्ट्स इसके अंदर आती है, जैसे हमने पढ़ा था लीवर, यहीं पर एक ऑर्गन जो पाया जा रहा है, लीवर से भी डक्ट्स इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है। पैनक्रियाज जो पाई जा रही है ग्लैंड, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, इससे भी डक्ट इसके अंदर आएगी। लीवर से भी, लीवर जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है वाइल को, तो गॉल ब्लैडर से भी डक्ट किसके अंदर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है। डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन इसके अंदर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे। तो इन सभी एंजाइमों के द्वारा
जो पाचन की या डाइजेशन की प्रोसेस है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट की जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न की जाती है। डिफरेंट वेरियस डाइजेस्टिव जूस आते हैं, जैसे पैनक्रिएटिक जूस आएंगे, इसके अंदर पैनक्रियाज से डक्ट आती है, उसके जूस आएंगे। लीवर्स जो है बाइल को किसके अंदर इकट्ठा कर रहा है, गॉल ब्लेडर में। एक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लेडर, तो गॉल ब्लेडर से भी एक डक्ट आती है जो बाइल को किस में लेकर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा इसके द्वारा भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल भी इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती है। ये सब के सब जूस मिलकर डिफरेंट एंजाइम की सहायता से फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। और मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट के अंदर होगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। वाइल सॉल्ट्स का काम इसमें हमें विशेष याद रखना है, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। जो फैट है उसे का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, वाइल जूस में जो वाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है उनके द्वारा। हिंदी में से बोलते हैं वसा का पायसीकरण। जो वसा के बड़े अणु हैं उन्हें छोटे अणुओं के अंदर चेंज किया जाता है जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, जिसे फैट इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और फैट इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, फैट इमल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसे किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, वाइल साल्ट्स के द्वारा, पित्त लवणों के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। इसके बाद ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेशन हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम और इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, सेकंड पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट का नाम क्या होता है, इलियम। तो जेजुनम वाला पार्ट के अंदर डाइजेशन या कंप्लीट हो गया तो यहाँ एब्जॉर्प्शन संपन्न होता है। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, फूड मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम वाले पार्ट के अंदर होगा। और किस पार्ट के अंदर होता है, इलियम वाले पार्ट के अंदर संपन्न होता है। जेजुनम वाले पार्ट में और इलियम वाले पार्ट के अंदर फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उस एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल को, जो भी पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो है, फूड है डाइजेस्टेड फूड जो है, उस फूड को ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा और ब्लड के थ्रू इसे बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स हैं उसके अंदर पहुंचाया जाता है। जेजुनम इलियम में जो ब्लड जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड को डाल दिया जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी की जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर इस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो यूजफुल नहीं है बॉडी के लिए, वो किसके अंदर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को इलियम से किस में भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इलियम वाला जो पार्ट है उससे अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद इलियम पार्ट से अनडाइजेस्टेड जो फूड है उससे किसके अंदर भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें से वाटर को और वाटर के अलावा कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इसमें किया जाएगा, वाटर का, और वाटर के साथ किसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, मिनरल्स का। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल आया इलियम से फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में जब आ रहा है तो वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इस अनडाइजेस्टेड फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट इसमें कर लेते हैं। इसके बाद जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड वो हार्ड हो जाता है, यानी इसमें से वाटर ले लिए, मिनरल ले लिए, तो फूड कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस फूड को
जो हार्ड है फीसेज के फॉर्म में रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। इसके बाद फूड का स्टोरेज किया जाता है किस वाले पार्ट में, रेक्टम वाले पार्ट में। रेक्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा है, रेक्टम। तो रेक्टम जो पार्ट है, उस रेक्टम पार्ट के अंदर इस अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेज के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, और एक रिफ्लेक्स के थ्रू इसे एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। लास्ट पार्ट जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, उसे किस नाम से जाना जाता है, एनस। एनस के थ्रू इस जो अनडाइजेस्टेड फूड है फीसेज के रूप में जो है, मल के रूप में जो पाया जा रहा है, उसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम। बकल कैविटी में भोजन को चबाया गया, मिक्स किया गया, सलाइवा मिला, बॉलस बना। बॉलस क्या है, जो फूड मटेरियल है उसमें म्यूकस मिलती है, म्यूकस मिलने के कारण फूड के जो पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, जिससे बॉलस का फॉर्मेशन होगा। लार में जो सलाइवा पाया जा रहा है उसमें एमाइलेज एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज करता है। सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसके बाद बॉलस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा कहाँ पर जाता है, फेरिंग्स, फेरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक के अंदर आएगा। स्टमक में 3 तरह के सिक्रेशन होते हैं स्रावित। फर्स्ट सिक्रेशन गैस्ट्रिक म्यूकस, सेकंड सिक्रेशन प्रोएंजाइम पेप्सिन, थर्ड सिक्रेशन होता है HCl। गैस्ट्रिक म्यूकस जो है वो एक तरह से भोजन के अंदर मिलेगा और उसको लुगदी के समान चेंज करने का काम करता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है, इसको HCl के द्वारा इसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदला जाता है। बेबी जो होते हैं, बच्चे जो हैं, उनके अंदर पेप्सिन के अलावा रेनिन एंजाइम मिलेगा। रेनिन एंजाइम दूध का जो प्रोटीन है उस पर वर्क करता है, उसको पचाने में सहायक है। इसके बाद HCl का सिक्रेशन कौन सी सेल करती है, स्टमक में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है। और HCl का काम क्या है, एक तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, फूड मटेरियल में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करना, फूड के पार्टिकल्स को छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। इसके बाद भोजन यहाँ डाइजेशन हुआ। इसके बाद डाइजेशन के बाद भोजन किसके अंदर आ जाएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कंप्लीट होता है। फैट का एमल्सिफिकेशन यहाँ होता है। डिफरेंट पार्ट से एंजाइम आते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब आती है, वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। पैनक्रियास से ट्यूब यहाँ आएगी। पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, इंटेस्टाइनल के जूस होते हैं, तो वो सब भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, फूड मटेरियल का डाइजेशन करेंगे। फैट का एमल्सिफिकेशन वाइल जूस में जो वाइल सॉल्ट्स है वो करते हैं। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। जेजुनम और इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के थ्रू बॉडी की डिफरेंट सेल्स में भेजा जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है इलियम से किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड हो जाता है, फीसेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फीसेज को या मल को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, रेक्टम वाले पार्ट के अंदर कुछ समय के लिए। रेक्टम वाले पार्ट के अंदर इन्हें रखा जाता है और रेक्टम वाले पार्ट से इसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रिफ्लेक्स जो एक्शन है उसके थ्रू, न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू इसे बॉडी से बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जो श्वसन तंत्र है, मानव का श्वसन तंत्र, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।